नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा और खबरों की शुरुआत बड़े खबर से करते हैं। बड़ी खबर यह है कि पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने कहा है कि एनडीए ने हमारे साथ नाइंसाफी की है। तो पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अब यह साफ हो गया है कि एनडीए के साथ पशुपति पारस का रिश्ता अब लमसम खत्म हो गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि एनडीए ने हमारे साथ नाइंसाफी की है। तो इस तरह के आरोप भी पशुपति पारस ने लगाए हैं। तो बोले मेरे और मेरी पार्टी के साथ नाइंसाफी हुई है। पशुपति पारस ने इन शब्दों का यूज़ किया। हमारे साथ पटना के संपादक एसके राजीव जी जुड़ चुके हैं। एसके राजीव जी, पशुपति पारस ने इस्तीफा दे दिया केंद्रीय मंत्री पद से और जो कयास लगाए जा रहे थे काफ़ी दिन से कि क्या पशुपति पारस एनडीए के साथ चलेंगे और चलेंगे तो कितने दिन तक चलेंगे, आज सभी बातों पर पूर्ण विराम लग गया है। नहीं, देखिए मनीष जी, दरअसल में कल ही इस बात की चर्चा हो गई थी कि पशुपति पारस जो है वो अब एनडीए का साथ छोड़ देंगे, क्योंकि कल जब शाम के 5 बजे विधिवत एनडीए के तमाम जो नेता हैं उनके द्वारा जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिराग पासवान को जब 5 सीटें दी गई और विधिवत विनोद तावरे जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, बिहार के प्रभारी हैं, वो वहाँ पर बैठे हुए थे। और उसके बाद जब घोषणा की गई तो उस समय ये तय हो गया कि चिराग पासवान जो हैं वो अब एनडीए के साथ रहेंगे और जो उनके चाचा हैं पशुपति पारस, उनको अब एनडीए से विदा कर दिया गया है। और आज की तारीख में जो है वो अब एनडीए में चिराग जो है वो वाकई में एनडीए के पारस बन गए हैं। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि इस बात की चर्चा पिछले लंबे समय से की जा रही थी कि बिहार में क्या पारस कबूल होंगे मोदी को या फिर चिराग पासवान कबूल होंगे। और आप देखे भी हैं कि भले ही चिराग पासवान सरकार में शामिल न हो, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कभी भी मोदी या फिर बीजेपी की नीतियों का विरोध कभी नहीं उन्होंने किया, बल्कि वो लगातार यह कहते रहे कि वो नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं और नरेंद्र मोदी के प्रति उनकी काफ़ी निष्ठा है, उनके काम के प्रति उनकी काफ़ी निष्ठा है। तो ये तमाम चीज़ें यह बता रही थी। लेकिन जब पारस नरेंद्र मोदी के साथ थे और कुछ दिन पहले पारस के एक बेटे की शादी हुई थी, उसमें भी नरेंद्र मोदी गए हुए थे। उसके बाद पहले जब एनडीए की बैठक हुई थी उसमें भी नरेंद्र मोदी के साथ थे पारस। प्रिंस जो उनके भतीजे हैं, चिराग के चचेरे भाई हैं, वो भी उनके साथ थे। पूरा परिवार, उनके पूरे परिवार के साथ कई बार तस्वीरें भी मोदी की सामने आई। तो ये कहा जा रहा था कि संभवतः पारस की नज़दीकियाँ जो हैं वो काफ़ी बढ़ गई हैं अब नरेंद्र मोदी के साथ, और हो सकता है कि चिराग जो हैं वो आने वाले दिनों में एनडीए का हिस्सा नहीं रहेंगे। लेकिन जब सीट बंटवारे की बात शुरू हुई तो उसमें भी आप देखेंगे काफ़ी छीछा-लेदर हुआ। फिर अंत में जाकर के चिराग पासवान को मंगल पांडे जो कलकत्ता के प्रभारी हैं, अभी बिहार में मंत्री बने एमएलसी हैं, वो चिराग पासवान को अपने साथ लेकर के अमित शाह के और जेपी नड्डा के यहाँ गए। वहाँ पर जाकर के फिर बातचीत हुई और फिर जेपी नड्डा के साथ एक तस्वीर जो है वो चिराग पासवान ने एक्स पर शेयर किया और उसमें यह लिखा कि सब बातें जो हैं वो बन गई है। उसके पहले थोड़ा सा हम लोग पहले चलते हैं तो जनवरी में जब बिहार में नई सरकार का गठन हो रहा था तो उसमें चिराग पासवान को जेपी नड्डा विशेष विमान से अपने साथ लेकर के राजभवन आए थे। तो ये भी एनडीए की तरफ से बता दिया गया था, खास करके बीजेपी की तरफ से, कि भाई चिराग का स्थान जो है वो बीजेपी में काफ़ी मायने रखता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर आप देखें भी तो चिराग ही वो व्यक्ति हैं जो अपने पिता रामविलास को नरेंद्र मोदी के साथ लेकर के आए थे और उस समय से ही चिराग की निष्ठा बीजेपी के साथ थी। तो बीजेपी ने भी उसका रिजल्ट दिया और कल जब 5 बजे विधिवत घोषणा की गई तो उसमें यह कहा गया कि 5 सीटें जो हैं वो चिराग पासवान को दी गई हैं और वो वही सीटें हैं जहाँ पर कि चिराग पासवान पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, जिसमें कि जमुई है, वैशाली है, इसके अलावा हाजीपुर है, फिर आपको नवादा है और खगड़िया है। तो ये 5 सीटें जो हैं वो उनके झोली में जो है वो डाल दी गई है। एक सिर्फ समस्तीपुर की सीट जो है वो नहीं दी गई है, जहाँ से कि प्रिंस जो है वो अभी सांसद हैं वर्तमान में। तो ये स्थिति थी। तो ऐसी स्थिति जब कल शाम तक ये क्लियर हो गया कि अब पारस जो है वो एनडीए के साथ नहीं है, तो फिर पारस के पास कोई विकल्प नहीं था। और उसके बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर पहले पारस वहाँ दिल्ली में किए हैं और उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है और यह कहा है कि उनके साथ बीजेपी ने खास करके जो है वो एक बड़ा विश्वासघात किया है, चूँकि वो अंत समय तक उनको ये लग रहा था कि वो बीजेपी उनको अपने साथ रखेगी। लेकिन जब कल फाइनली घोषणा कर दिया गया तो ये उनको बता दिया गया कि भाई आपको अब एनडीए के से बाहर कर दिया गया है और अब उनके लिए तमाम जो विकल्प हैं, तमाम जो राजनीति के जो रास्ते हैं वो खुले हुए हैं।
जी मनीष। तमाम राजनीतिक रास्ते खुले हुए हैं। अब कहा जा रहा है कि जहां जहां चिराग लड़ेंगे चुनाव, वहां वहां पशुपति पारस अपने उम्मीदवार जरूर उतारेंगे, और ऐसे में ये भी कहा जा रहा है इंडी गठबंधन के दरवाजे उनके लिए खुले भी हैं। नहीं, देखिए, दो चीज़ें आ रही हैं सामने। एक तो ये बातें सामने आ रही हैं कि अगर वाकई में एनडीए को नरेंद्र मोदी या फिर जो जेडीयू है और जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, घटक दल हैं, उनको अगर परेशान करना है तो फिर पारस हो सकता है कि 40 की 40 लोकसभा सीट पर जो है वो अपनी दावेदारी पेश कर दें अपने, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी ऑलरेडी है और वहाँ से वो उम्मीदवार को खड़े कर दें। उनका अपना एक संगठन भी बना हुआ है पूरे बिहार में। यानी तो यह हो सकता है कि वो फिर महागठबंधन के साथ चले जाएं, लेकिन मुझे लगता है कि महागठबंधन में उनके लिए अब स्कोप कम इसलिए बचा है क्योंकि महागठबंधन में सीटों को लेकर के पहले से ही मारामारी जो है वो चल रही है, और कम से कम 5 सीटें जो हैं वो पारस को चाहिए ताकि अपने जो उनके जो अभी निवर्तमान सांसद है उनको वो उन सीटों पर उतार सके। मुझे नहीं लगता है कि अब आरजेडी बिहार में इस स्थिति में है कि वो पारस को जो है वो 5 सीटें दे पाएगी, या क्योंकि आरजेडी के ऊपर पहले से ही कांग्रेस का, वाम दलों का काफ़ी दबाव जो है वो बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में एक ऑप्शन ये होता है कि आप 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार को खड़ा करेंगे, या फिर अगर हो सकता है कि 3 सीटें भी मिल जाए, जिसमें कि एक नवादा है, दूसरी सीटें जो हैं वो प्रिंस राज की समस्तीपुर की सीटें हैं, और तीसरी सीट हाजीपुर है। और देखिए, हाजीपुर इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाजीपुर की वजह से ही सारा बखेरा खड़ा हुआ है। हाजीपुर में अभी वर्तमान में पशुपति पारस वहाँ से सांसद हैं, और रामविलास जी जब जिंदा थे और वो अस्वस्थ हो गए थे, और जब वो उनको राज्यसभा भेज दिया गया था बीजेपी की तरफ से, उसी स्थिति में वहाँ पर पशुपति पारस उनके भाई थे, उनको उन्होंने वहाँ पर वो सीटें दी थी। और समस्तीपुर की सीट जो है वो रामचंद्र पासवान, जो कि रामविलास पासवान के भाई थे, उनको वहाँ पर उतारा गया था। उनके असामयिक निधन के बाद प्रिंस राज जो उनके बेटे हैं वहाँ पर वो सीट दी गई थी। तो ये जब रामविलास जी जिंदा थे उस समय की स्थिति थी। तो हाजीपुर सीट जो है वो बड़ी चुनौती है, इसलिए कि चिराग पासवान का ये कहना था कि भाई वो उनका जो है वो सक्सेसर है, वो उस सीट के भी और अपने पिता के भी वो वारिस हैं, तो निश्चित तौर पर हाजीपुर पर जो है वो उनका पहला हक बनता है जब उनकी लड़ाई उनके चाचा से हुई। और पशुपति पारस का ये कहना है कि भाई उस सीट का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए वो सीट उनको मिलना चाहिए। और यही लड़ाई जो है, विवाद जो है वो काफ़ी बढ़ता चला गया, और अंत में आप देखिए कि क्या स्थिति हुई है कि पारस को यहाँ से बाहर जाना पड़ा है। तो पशुपति पारस जो है वो हाजीपुर से निश्चित तौर पर वो चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो चुनाव जीतें या फिर हारें, लेकिन उनका जो मुख्य मकसद होगा वह यह होगा कि वहाँ से दूसरी कोई भी पार्टी जीतते, लेकिन कम से कम चिराग पासवान को उनको हराना है। चाचा भतीजे की लड़ाई जो है वो इतनी ज़्यादा तेज हो गई है, इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। कुछ दिन पहले के इंटरव्यू में मैंने भी किया था चिराग के साथ इंटरव्यू, पशुपति पारस के से भी मैंने एक सवाल पूछा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा था कि अब चिराग उनके लिए कोई भतीजा नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी है उनका, और उनको हराना जो है वो उनका सबसे बड़ा टारगेट होगा। तो हाजीपुर सीट जो है इस वक्त एक आप कह सकते हैं कि हॉट सीट अब इसलिए बन गई है क्योंकि अगर महागठबंधन में जाते हैं तो निश्चित तौर पर चिराग के लिए एक बड़ी चुनौती होगी हाजीपुर सीट को बचाए रखना, चूँकि महागठबंधन का भी अपना एक बड़ा एक वोट बैंक है, और इधर पशुपति पारस अगर जुड़ेंगे तो जो पासवान जो 6% है उस वोट में भी निश्चित तौर पर सेंध हमारी वो करेंगे। तो अब पशुपति पारस का जो मुख्य फोकस होगा वो यही होगा किसी भी तरीके से चिराग पासवान को हाजीपुर में हराना है, चाहे उसके लिए उनको जो कुछ भी करना पड़े। लेकिन अगर महागठबंधन में उनकी बातें बन जाती हैं तो निश्चित तौर पर चिराग के लिए एक बड़ी चुनौती होगी हाजीपुर में, और जो बाद बाकी सीटें जो हैं वहाँ पर भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 6% जो पासवान है वो पूरी तरीके से वोट जो है वो इंटैक्ट है चिराग पासवान की पार्टी के लिए या फिर चिराग पासवान के लिए। आपको पता है मनीष जी की जो भी किसी भी जाति में, चाहे वो लालू प्रसाद की ही पार्टी है आरजेडी, उसमें 14% जो यादव है वो पूरी तरीके से इंटैक्ट नहीं होते हैं, या किसी भी जाति, कोई भी जाति जो है वो अपने एक खास जाति के लिए, अपनी जाति के लिए पूरी तरीके से चुनाव में कम से कम इंटैक्टनेस नहीं दिखती है उनके भीतर। तो चिराग पासवान के लिए एक बड़ी चुनौती होगी अगर आरजेडी में वो चले जाते हैं या फिर आरजेडी के साथ उनका अलायंस होता है, और अगर वो इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ते हैं अपनी पार्टी से भी, तो भी हाजीपुर में एक बड़ी चुनौती वो दे सकते हैं, क्योंकि हाजीपुर में उन्होंने काम भी किया है। रामविलास चिराग अपने पिता के नाम को कैश करेंगे, वो भी अपने बड़े भाई के नाम को कैश करेंगे। वो बताएंगे कि किस तरीके से चिराग को उन्होंने बेटे की तरह पाला, और किस तरीके से चिराग जो है वो उन्होंने अपने ही घर में किस तरीके से आग लगाने का काम किया। तो निश्चित तौर पर ये तमाम तरह के मामले होंगे, लेकिन फिलहाल ये है कि अभी पशुपति पारस का अगला कदम क्या होता है इस पर जो है वो सबकी फिलहाल नजरें बनी हुई हैं। जी अच्छा, अगर आप बात करें ऐसे में, बात कर लें क्या नाम है पशुपति पारस की, और बात कर लें हम चिराग पासवान की, तो अगर जनता के बीच में होल्ड सबसे ज़्यादा किसका है?